मैं नीतीश कुमार ओझा आप सभी लोगों को एसबीएन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 के बेहद ही महत्वपूर्ण जो चैप्टर्स है सततता, कंटिन्यूटी, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही इसको व्याख्या करने के लिए जो इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे कि अनिर्धारित रूप क्या होता है, किसी फलन की सीमा क्या होती है और इसको कैसे, इसका मुख्य जो मेन कॉन्सेप्ट है ये क्या होता है, या इसको ग्राफिकली हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इनको हम लोग आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, जैसा कि इसका नाम है सततता। सतत का शाब्दिक अर्थ होता है लगातार। अब लगातार, जैसे कि मैं एक जनरली यदि मैं कोई ग्राफ ऐसे खींच दूं, जैसे ये ग्राफ है ये, तो मैं आपसे कहूंगा कि बताओ भैया ये लगातार है कि नहीं है, तो आप क्या कहिएगा कि सर यह जो ग्राफ है यह एक लगातार है, कंटिन्यूअस है। अरे भाई, अभी तक हम लोग जहां तक समझे हैं। अच्छा, मैं ये इस ग्राफ की मैं बात करूं तो आप क्या कहिएगा? कहिएगा कि सर यह ग्राफ जो है जगह जगह पर टूटा हुआ है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो है यह ग्राफ जो है सतत नहीं है। बहुत सुंदर। बस केवल हम इसी छोटी मोटी कॉन्सेप्ट को जो हम लोग अपने लैंग्वेज के माध्यम से बोल रहे हैं, उसको हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज के माध्यम से, माने गणित में उसका क्या उपयोगिता है, या गणित के सिद्धांत के अनुसार किसी फलन को हम लोग कैसे चेक कर पाए कि सतत है कि नहीं सतत है, इस पर डिस्कस करते हैं। चलिए एक बार मैं फिर इसको एक्सप्लेन करूं कि जैसे कोई भी मैं आपको ग्राफ दे दूं, जैसे मैं दे दूं कि बताओ भैया ये एक ग्राफ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये तो जो हमारा ग्राफ है ये ऐसे था नॉर्मल। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक ग्राफ है ऐसे, ये ग्राफ है भैया, फिर ये यहां से ये ग्राफ है, और मैं कहूंगा बताओ भैया कि ये सतत है कि नहीं सतत है, माने कुल मिलाकर के यह लगातार है कि यह टूटा हुआ है। तो आप क्या बताइएगा? अब तो चूंकि हमारा ग्राफ यह बता रहा है, साफ कोई भी देखकर लड़का बता सकता है, लगभग हम लोग तो दूर, एक छोटा बच्चा भी, कि सर यहाँ पर जो है ग्राफ निसंदेह टूटा हुआ दिख रहा है। तो टूटा हुआ दिख रहा है माने क्या, कि तब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में कहिएगा कि यह फलन जो है सतत नहीं है। क्यों नहीं सतत है? क्योंकि यहाँ पर हमारा यह ग्राफ जो है टूटा हुआ है। अब एक और देखते हैं हम जरा। जैसे मान लो ये ग्राफ गया ऐसे, यहाँ पर हमारा जैसे ये ऐसे हो ऐसे हो, और फिर यहाँ से गया, और मैं कहूंगा कि बताओ यह ग्राफ सतत है क्या? तो फिर क्या कहिएगा आप? कहिएगा कि सर यह भी ग्राफ हमारा सतत नहीं है। तो यह जब ग्राफ सतत नहीं है यानी कि यह ग्राफ असतत है। असतत यानी टूटा हुआ है। अब समझिए कि जो हम लोग यहाँ पर आसानी से बता दे रहे हैं, बस उसी को मैथमेटिक्स के भाषा में हम लोग समझेंगे कि कैसे किसी फंक्शन का सततता की जांच करेंगे। अब आप लोग के मन में जरूर एक प्रश्न आया होगा कि सर जब ये आसान, इतना जब ये टॉपिक आसान है कि बस देखने से ही पता चल जा रहा है कि सततता है, और सर ये भी हम लोग जानते हैं कि दुनिया का कोई भी फंक्शन हो, जैसे y बराबर एफ एक्स, कोई भी फंक्शन, तो कोई भी गणितीय समीकरण या कोई भी गणितीय फलन जो होता है वह एक ग्राफ को बताता है। ये आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक रैखिक फलन है, जैसे ये मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है, तो एफ एक्स मान लो आपका है ए एक्स प्लस बी, तो कहिएगा सर यह रैखिक फलन है। मैं कहूंगा बताओ भैया इसका क्या ग्राफ होगा? तो ये तो इसका नाम ही है रैखिक फलन। तो रैखिक फलन होने की वजह से क्या कहिएगा कि सर इसका ग्राफ एक रेखा होगा। और मैं कहूंगा कि बताओ भैया ये एफ एक्स बराबर जो है ना ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो कहिएगा अरे सर ये तो जो है यह हमारा द्विघात समीकरण है, ये जो है हमारा द्विघात फलन है। और द्विघातीय फलन का यदि हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे तो कहिएगा सर इसका भी ये ग्राफ होगा। ऐसे ही यदि मान लीजिए कि कोई फंक्शन y इक्वल टू हमारे एक्स क्यू है, एक्स क्यू यानी क्यूबिक है, तो क्यूबिक का भी यह जो ग्राफ होगा। ठीक ऐसे ही बाय द वे लॉगरिथमिक फंक्शन है, माने लघुगणकीय फलन है, तो इसका कहिएगा कि सर इसका ग्राफ हमारा ये होगा। यदि मैं आपसे कहता कि बताओ बाबू ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो कहिएगा कि सर जी इसका ग्राफ ये होगा। माने हम कहना ये चाह रहे हैं आप लोगों से कि गणित की दुनिया में आप लोग जो भी समीकरण देखते हैं उन सभी समीकरणों का एक सुस्पष्ट ग्राफ होता है। अब जब हमको ग्राफ पता हो जाए तब तो कोई भी व्यक्ति देखकर बता सकता है कि भैया ये जो है सतत है और ये सतत नहीं है। बशर्ते बताइए, अब तमाम सारी जो गणितीय समीकरण है सबको तो ग्राफ में निरूपित किया नहीं जा सकता है। तो अब हम लोग कोई ऐसा टेक्निक विकसित करें, या कोई ऐसा सिद्धांत या कोई ऐसा रूल विकसित करें जिसके जरिए हम लोग सततता को समझ सके। तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी को हम लोग गणितीय माध्यम से सीखते हैं। फिर से आपको बताऊं
ये हम लोग जो अभी मैं सततता का जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं वो क्यों सीखेंगे, क्योंकि जितने गणितीय समीकरण हमारे दिए गए होते हैं उनका ग्राफ एक्चुअली में दिया नहीं रहता है। यदि दिया रहता तब तो मजा रहता है यार, ये सब पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं होती। हम लोग बस धीरे से ऐसे आते और चुपचाप देख लेते भैया। जैसे कि मान लो यही है, एक मैं आप लोग को ग्राफ देता हूँ, फिर से आप लोग देखकर बताओ। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ हो, जैसे मान लो ये एक ग्राफ, मैं कोई भी ग्राफ ले लूं, जैसे ये एक ग्राफ ले लूं, अब यहां से ये कर दो, अब बताओ इसका हम लोग गणितीय समीकरण अभी तो फिलहाल हायर एजुकेशन में आप लोग पढ़ेंगे, इसका भी निसंदेह इंजीनियरिंग में, ड्राइंग इंजीनियरिंग में इसको ग्राफ के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। लेकिन अभी आप समझिएगा यहां पर हमारा देख क्या रहा है। ऐसे कोई भी छोटा बच्चा भी बता सकता है कि सर यह जो हमारा फलानवा है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा असतत है, सतत नहीं है। क्यों सतत नहीं है? क्योंकि कहिएगा कि सर यहाँ पर ये भंग हुआ है, भंग हुआ माने टूटा हुआ है, यहाँ पर भी टूटा हुआ है। तो देखिए इसे तो देखकर कहा जा सकता है, लेकिन मैं यही कह देता कि बताओ भैया इसका जो है कोई फंक्शन में दे देता y इक्वल टू 1/x-1, जैसे ये ग्राफ दे देता। जैसे ये मान लो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कहिएगा कि 1/x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लेकिन यही यदि x बराबर 1 की मैं बात करूं तो x बराबर 1 पर भंग हो जाता है। तो x बराबर 1 पर टूट जाने के मतलब कि देखिए जैसे मैं इसको कह देता, एक ग्राफ यही आपका दिया होता, यही ग्राफ, इसको गणितीय भाषा में ये इसका ग्राफ होगा। यदि मैं ये ग्राफ आप लोग को दिया होता कि और कहता कि बताओ ये सतत है कि असतत है, तो ग्राफ से अब क्या बताते, कहते कि सर ये सतत नहीं है। आज जबकि इसको थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि अभी आप लोग मेथड नहीं जानते हैं। तो कुल मिलाकर के बार बार मैं लास्ट बार भी आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि किसी गणितीय समीकरण का हमें ग्राफ दे दे तब तो भैया बिल्कुल बिल्कुल आसान है, कोई भी बता सकता है कि यह फंक्शन सतत है कि नहीं है, लगातार है कि नहीं है, मैंने कहीं पे टूट नहीं न रहा है। अब भाई जनरली हम लोग देखकर बता देंगे, लेकिन हमारा प्रश्न तब खड़ा होता है कि जब बाय द वे हमारा ग्राफ न दे। अब आपके पहले माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि हम लोग अब जो सततता का स्टडी करेंगे, इसलिए इसके नियमों का स्टडी करेंगे कि जब हमें ग्राफ न दे और केवल समीकरण दे दे तब हम लोग उस फंक्शन का कैसे चेक करेंगे कि वह फंक्शन जो है सतत है कि नहीं है, इस पर डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कस करने से पहले जो इसके कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, जैसे मैं आप लोग को बताया था कि कुछ अनिर्धारित रूप क्या होता है, थोड़ा मोड़ा मैं आप लोग के सामने मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और किसी फलन की सीमा क्या होती है, इस पर भी मैं आप लोग डिस्कस करना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट रहा है मेरे से कि सर ना हो तो थोड़ा बड़ा सीमा पर भी आप बताइए सततता बताते समय, क्योंकि सीमा एक कॉन्सेप्चुअल टर्म होता है, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट छिपे हुए होते हैं जो लगभग बहुत लोग एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। और बच्चों का में ना हो एक डर तो बना ही रहता है कि सीमा है, थोड़ा मैंने बहुत भी है, थोड़ा मैंने सुना हूँ, आप लोग भी सुने होंगे। तो कुल मिलाकर के हम लोग अनिर्धारित रूप पर डिस्कस करेंगे। और अनिर्धारित रूप क्या होता है और किसी फलन की सीमा क्या होती है, इस पर और इन दोनों पर डिस्कस करते हुए, थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट के जरिए समझते हुए, ग्राफ के जरिए समझते हुए, हम लोग पुनः अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की सहायता से, मैथमेटिकल गणितीय सिद्धांत की सहायता से सततता पर डिस्कस करेंगे। चलिए आप लोग बने रहे मेरे साथ और आइए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग डिस्कस करें अनिर्धारित रूप होता क्या है। चलिए तो सहायक में हम लोग का था अनिर्धारित रूप। अब अनिर्धारित रूप थोड़ा सा इसको ध्यान से डिस्कस करें। कभी कभी हम लोग नाम से भी क्लियर हो जाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। अनिर्धारित रूप माने क्या, कि जिस ऐसा रूप जो निर्धारित ना हो, क्या लिख सकते हैं, ऐसा रूप जो निर्धारित माने जो डिटरमाइंड ना हो, ऐसा रूप जो निर्धारित ना हो। देखिए प्रायः गणित में कुछ ऐसे भी रूप हैं जिनका निर्धारण असंभव है, माने जो है निर्धारित सही ढंग से नहीं किया जा सकता है। अब निर्धारित सही ढंग से न करने से मतलब क्या है, अनिर्धारित से मतलब क्या है, मैं आपको बताऊं एक छोटे से एग्जांपल से। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे मेरा जो है बर्थडे है, सपोज कि मेरा हैप्पी बर्थडे कल है, और आप मेरे से न मिल करके मेरे पापा से मिल रहे हैं, और आपने पूछा कि बताओ ये सर नीतीश सर का बर्थडे कब है, तो आप क्या बताएंगे, मेरे पापा मान लीजिए कि बोल दिए कि कल नीतीश सर का बर्थडे है। ठीक उसी मोमेंट में बाय द वे लगभग 1 घंटा आधे घंटे के बाद में आप मेरे अपने जो मेरा अपना छोटा भाई है दुर्गेश ओझा, मान लीजिए उनसे आप मिल रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं कि भैया ये बताइए कि नीतीश सर का बर्थडे कब है।
अब वो बोल दे रहे हैं कि देखो कल बर्थडे नहीं है परसों बर्थडे है। अब देखो, अब मेरे पापा क्या बोले, मेरे पापा बोले कि मेरा बर्थडे कल है, और मेरा भाई बोला कि मेरा बर्थडे जो है वो परसों है। अब यहां पर आप क्या निष्कर्ष निकालिएगा, अब यहां पर आप ये निष्कर्ष निकालिएगा कि अब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पापा का भी कहना गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई अपने पापा पापा है, और भाई का भी गलत नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई भी गलत बोल नहीं सकता है। यानी कि तब इस कंडीशन में कहिएगा कि अरे भाई तब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यानी तब नीतीश सर का जो बर्थडे है, नीतीश सर का जो हमारा बर्थडे है, वो बर्थडे जो है वो क्या है, अनिर्धार्य है। क्या है भाई बोलो, अनिर्धार्य है। क्यों? क्योंकि भैया दोनों लोग का कहना सही है। तब आप क्या कहिएगा, कल कहिएगा कि परसों कहिएगा, मैंने आप कंफ्यूज हो जाइएगा इन दोनों वैल्यू को लेकर। सो कहिएगा कि नीतीश सर का बर्थडे अनिर्धार्य है। हालांकि मैंने आप लोग को ये बताया कि हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे कि कोई फॉर्म अनिर्धार्य है कि अनिर्धार्य नहीं है। अब चलिए आइए ठीक कुछ इसी प्रकार का पहेली नुमा गणित में भी देखते हैं स्वरूपों को। चलिए, अच्छा एक छोटा सा नियम बताइए जो हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं, कि मैं आपसे कहूं कि 5 में 5 से भाग दीजिएगा। हाँ, इसे आप लोग नोट करें। अब प्लीज बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, एकदम ध्यान के साथ इसे देखें, क्योंकि अब बहुत बेहद फैक्ट है जिसके जरिए हम लोग गणित के जो अद्भुत, जो जैसे 7 अजूबे होते हैं ना, वैसे ही जो गणित के 7 अनिर्धार्य रूप होते हैं, आपको बता रहा हूं कितने होते हैं, 7 अनिर्धार्य रूप होते हैं। इन 7 अनिर्धार्य रूपों को अब मैं समझाने वाला हूं, और मेरे हिसाब से लगभग इन कॉन्सेप्टों को बड़ी ध्यान से समझें, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर इसे देखें प्लीज। जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 में 5 से भाग दीजिएगा, तब क्या कहिएगा कि सर ये मूलभूत नियम है कि 5 का में 5 एक आएगा। अच्छा, मैं आपसे कहता कि बताओ भैया ये हमारा है 1000, इसमें 1000 से भाग दो, तब क्या कहिएगा, कहिएगा कि सर यहाँ पर एक ही आएगा। अच्छा चलो, यदि मैं कहता कि बताओ भाई x में x से भाग दो, तो आप फटाक से लिख देते हो सर 1 होगा। नोटिस करिएगा। तो इस नियम के अनुसार मैं आपसे पूछ दूं अभी कि बताओ ये 0/0 की वैल्यू कितनी होगी, तो बताओ बताओ क्या होगा। सभी लोग कमेंट बुक में आंसर दो कि देखो ये 0/0 का वैल्यू भी कितना होगा, 1 होगा इस नियम के अनुसार। चलो, हमारा फर्स्ट रूल कहता है कि किसी भी नंबर से किसी नंबर में भाग देंगे तो हमारा 1 आएगा। तो इस नियम के अनुसार 0/0 का मान जो आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक नियम बहुत पहले से तय है कि यदि बाय द वे हम लोग 0 में किसी भी नंबर से भाग दे, जैसे 0 में बाबू हम 5 से भाग देंगे, सब लोग जानते हैं कि 0 आएगा। यदि मैं मान लीजिए कि मैं 0 में यदि 9 9 9 9 मैंने किसी भी भाग दूं तो ये भी आएगा हमारा 0। यदि 0 में मैं a से भाग दे दूं तो वो कितना आएगा, 0। यानी 0 में दुनिया के किसी भी नंबर से हम लोग भाग देते हैं तो वो हमारा आता है 0। तो अब इस नियम के अनुसार तो 0/0 का मान क्या आएगा, बताओ बताओ, 0। एकदम नोटिस करिएगा ध्यान से। चलिए एक और नियम आप लोग के सामने लाता हूं, एक आप लोग बताइएगा। तो मैं कहूं कि बताओ भैया 1 में 0 से भाग दोगे तो कितना आएगा, बताइए सभी लोग कितना आएगा। तो 0 में कहिएगा कि 1 में 0 से भाग दिया तो कहिएगा अरे सर ये तो इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है। जैसे मैं आपसे कहता बताओ भैया 10 में 0 से भाग दोगे तो कितना आएगा, अनंत आएगा। तुम यही बोलोगे कि अरे सर हम लोग ये जानते हैं कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, यदि उस नंबर में हम 0 से भाग दे देते हैं तो हमेशा क्या आता है, इनफाइनाइट। तो अब बोलो, तब इस नियम के अनुसार 0/0 का मान क्या होगा, बोलो, इनफाइनाइट। अब देखो, अब बताइएगा, एक नियम के तहत फिर वही बात आ गई। अब मेरे पापा बोल रहे थे कि बर्थडे है कल है, मेरा भाई बोल रहा है कि बर्थडे परसों है। अब देखो, एक नियम कह रहा है कि 0/0 का मान 1 है, ये नियम सही भी है भाई, क्योंकि सबके लिए वैलिड करता है। अच्छा, दूसरा नियम कह रहा है कि देख भैया इसका मान जो होगा हमेशा 0 ही होगा, तो 0/0 का मान 0 आना चाहिए। अच्छा, इस नियम के थ्रू अन्य सारी नंबर जो है सही है। अच्छा, फिर अगला नियम कह रहा है कि ना भैया 0/0 का मान इनफाइनाइट है, ये भी सही है। अब मैं आप ही से बोलूं कि बताओ तब आप 0/0 का एक्यूरेट मान का दीजिएगा, बताइए तो जरा। कहिएगा सर अब तो फिर पजलिंग हो गया, मैंने पहली के चक्कर में हम लोग पड़ गए। ये क्या कि अब हम लोग क्या बताएं, 1 बताएं कि 0 बताएं कि इनफाइनाइट बताएं। यानी कि 0/0 की जो वैल्यू है वो बिल्कुल डिटरमाइंड नहीं की जा सकती है
इसीलिए कहिएगा कि सर 0/0 जो है एक अनिर्धारित रूप है। समझ में आया आज आप लोग को क्यों इसे बोलते हैं अनिर्धारित रूप? इसीलिए क्योंकि 0/0 का मान स्पष्टतया किसी निश्चित नियम से निर्धारित नहीं किया जा सकता। आइए कुछ और भी हम लोग अनिर्धारित रूप को देखें और समझें, और इसको थोड़ा सा यदि बाय द वे पॉसिबल हो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको एक बार प्रैक्टिस करें ताकि यह कॉन्सेप्ट में बना हुआ रहे कि हाँ ये कैसे अनिर्धारित रूप होता है, किसी को आप लोग बता पाए और समझ पाए। आइए कुछ अन्य भी अनिर्धारित रूपों को देखते हैं। चलिए हमने ये समझ लिया 0/0 अनिर्धारित रूप है। अब देखिए इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट भी हमारा अनिर्धारित रूप है, ठीक वैसे ही जैसे ये हमने समझा। अब देखिए इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट भी अनिर्धारित रूप है, 0 - 0 गुणे इनफाइनाइट भी अनिर्धारित रूप है। क्यों? अब इसे तो आप लोग जनरली इसके जैसा समझ सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं समझा दूं आप लोगों को। देखो एक नियम कहता है कि 0 में आप किसी नंबर से गुणा कराओ तो 0 होता है, तो अब इस नियम के अनुसार तो 0 गुणे इनफाइनाइट का मान कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। आप ही बताओ। एक रूल ये कहता है कि दुनिया के किसी भी नंबर में यदि तुम इनफाइनाइट से गुणा करोगे तो वो इनफाइनाइट होता है। तो अब इसके अनुसार इसका मान 0 इंटू इनफाइनाइट का मान तब कितना आ जाना चाहिए? इनफाइनाइट आ जाना चाहिए, माने अनंत आ जाना चाहिए। 0 गुणे अनंत बराबर 0। एक नियम कहता है कि 0 गुणे अनंत बराबर अनंत, माने अब क्या कहिएगा? अब यहाँ पर भी अनिर्धारित की कंडीशन आ गई, यानी कि तब इस नियम के अनुसार तब कह सकते हो इस तरह से कि 0 गुणे इनफाइनाइट भी एक अनिर्धारित रूप है। ऐसे ही देखो अब 1 के पावर अनंत क्या है? अनिर्धारित रूप है कि नहीं है? तो देखो आप सभी लोग जानते हैं कि देखिए कि जब 1 के पावर कुछ भी हो, जैसे मान लो मैं 1 के पावर में 10,000 भी कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ? 1 होती है। 1 के पावर में कुछ भी कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और एक तो इस नियम के अनुसार 1 के पावर इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। बोलो बोलो सब लोग। 1 होगी। अच्छा एक और नियम देखिए, और एक आप लोग आइडिया लगा भी लिए होंगे, मैं जहां तक समझता हूं कि क्या होने वाला है कि बताइएगा, जैसे दुनिया के किसी भी नंबर का पावर इनफाइनाइट करिएगा तो क्या आता है? इनफाइनाइट। तो अब इस नियम के अनुसार तो 1 के पावर इनफाइनाइट की वैल्यू कितने आ जाना चाहिए? बताइए बताइए। इनफाइनाइट। तो अब कहिएगा कि सर निसंदेह 1 के पावर अनंत जो है यह भी हमारा एक अनिर्धारित रूप है। चलिए इस पर डिस्कस करें हम लोग। ये 0 के पावर 0, अब बताइएगा तो अब समझिएगा फिर ऐसे ये भी अनिर्धारित रूप है। अब हमें लगता है कि लगभग आप लोग आइडिया लगा भी लेंगे, फिर भी थोड़ा मोड़ा डिस्कस कर दूं मैं। देखिए 0 के पावर 0, तो एक नियम होता है कि देखिए दुनिया के किसी भी नंबर के पावर 0 करिए तो 1 आता है। तो इस नियम के अनुसार तो 0 के पावर 0 का वैल्यू कितना आना चाहिए? 1। और एक नियम होता है कि 0 के पावर तुम कुछ भी कर दो उसकी वैल्यू 0, तो इसके अनुसार तुम 0 के पावर 0 की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए? बताइए बताइए। 0। देखिए फिर यहाँ पर अनिर्धारित की स्थिति जनरेट ली। फिर यहाँ पर भी देख लीजिए, एक नियम कहता है कि दुनिया के किसी का भी पावर तुम 0 कर दो, x के पावर 0 इसकी वैल्यू आता है 1। तब इस नियम के अनुसार इनफाइनाइट के पावर 0 की वैल्यू बताइए कितना होगा? हमारा 1 होना चाहिए। लेकिन एक नियम ये भी हमारा कहता है कि इनफाइनाइट के पावर भैया तुम कुछ भी कर दोगे तो आता है इनफाइनाइट। तब इस नियम के अनुसार इनफाइनाइट के पावर 0 का माना जाना चाहिए इनफाइनाइट। अब आप ही बताइए। फिर यहाँ पर अनिर्धारित की कंडीशन उत्पन्न हुई। फिर आपसे कह रहा हूं कि तुरंत ये जो 7वां अनिर्धारित रूप है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि सीमा समझने में ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए हमने अनिर्धारित रूप पढ़ लिया और अब हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अब सीमा का सॉरी जो सततता है, सततता का एक जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अवयव है वो हमारा है कि किसी फलन की सीमा क्या होती है, इस पर डिस्कस करें। चलिए आइए सीमा पर डिस्कस करने से पहले भी आप लोग को कुछ मैं कंसेप्ट क्लियर करूं, इस सीमा होता क्या है। देखिए सीमा को हम लोग आम भाषा में कहते हैं औकात। नहीं बोलते हैं कि भैया तुम अपने औकात में रहो। ऐसे सीमा को यदि हम लोग ग्राफिक लेवल पर देखें, मेरे ग्राफ के स्तर पे, तब आप कहिएगा कि सर सीमा का शाब्दिक अर्थ होगा हमारा बाउंड्री। ये हमारा बाउंड्री हो गया। तो वास्तव में मेन ये दोनों को मिला करके जिस सेंस में देखें उस सेंस में यह सीमा का अर्थ क्लियर होता है। अब कहिएगा सर वो कैसे? चलिए अभी मैं पहले ही बताया आप लोग को कि यदि दुनिया का कोई भी फंक्शन हो, जैसे मैं y बराबर एफ ले लूं, कोई भी फंक्शन हो तो बताइएगा कोई भी फंक्शन एफ हो तो उसका एक ग्राफ होगा कि नहीं होगा? कहिएगा कि हाँ सर बिल्कुल उसका कुछ ना कुछ ग्राफ होगा। आइए बताइएगा जब उस फंक्शन का ग्राफ होगा तो निसंदेह उसकी बाउंड्री होगी। बोलिए होगा कि नहीं होगा? अरे भाई कुछ तो बाउंड्री होगी ना। कहिएगा यस सर।
तो उसी बाउंड्री किसी पॉइंट पर है कि किसी पॉइंट पर नहीं। अभी देखिए, अभी फिर आप लोग कंफ्यूज होते होंगे। चलिए पहले मैं ग्राफ दूं ताकि और अच्छे से क्लियर हो। चलिए अब जैसे मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन, ये हमारा एक फंक्शन है। यदि मैं आपसे ये बोलूं कि इसका ग्राफ प्लॉट करो, आप कैसे ग्राफ करिएगा? तो ऐसे मैं इसका ग्राफ खींच रहा हूं। फिर मैं पहली बार एक बात का याद करूं, थोड़ा नोटिस करिए कि कोई भी गणितीय समीकरण या कोई भी गणितीय फलन जो होता है सदैव एक ग्राफ को निरूपित करता है, सदैव याद रखिएगा। तो निसंदेह इसका भी कुछ ना कुछ ग्राफ होगा। तो अब इसका ग्राफ हम लोग थोड़ा डिस्कस करें। देखिए, तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मान लीजिए हमारा हॉरिजॉन्टल जो है एक्स एक्सिस है, ये हमारा जो है ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि कुछ वैल्यू लेते हैं। जैसे x बराबर 1 पर हमारा एफ एक्स तो कितना है? x प्लस 1 है। तो x बाबा 1 रखिएगा तो जायज सी बात है कि तब एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। f2 की वैल्यू एफ एक्स की तब वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तब एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये आप देखिएगा, मैंने कुल मिलाकर के x बराबर यदि मैं यहाँ पर 1 ले लूँ, थोड़ा नोटिस करिएगा, ये 1 ले लूँ, यहाँ पर मैं 2 ले लूँ, यहाँ पर मैं 3 ले लूँ, ऐसे ही तो कहिएगा कि तब यहाँ पर आप 1 ले लें, मैं 2 ले लेता हूँ, यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, यहाँ पर 4 लेता हूँ, ऐसे ही। तो x बराबर 1 पर वैल्यू इसकी कितनी है? ध्यान दीजिए, ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, इतनी है। x बराबर 0 पर भी एक ले लेनी चाहिए थी थोड़ा। x बराबर 0 पर वैल्यू कितनी होगी? f0 की वैल्यू कितनी होगी? ये मैं यहाँ पर 1 ले लूँ, x की वैल्यू 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, तो ये f0 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। बस ये ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ जनरल, जैसे 10 में आप लोग करते हैं, यही तरीका ही होता है। तो x पर 1 पर, ये 0 पर 1 है, ये 2 पर कितना है भाई? ये 3 है, यहाँ पर है, नोटिस करिएगा। अब मैं यहाँ पर 4 पर लूँ, ये 3 से लूँ, तो ये है। यदि हम लोग मिलाएंगे तो देखिए हमारा ये कुछ ना कुछ, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, कुछ ये ग्राफ हमारा ऐसा जाएगा, ये एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 का। अब एकदम सावधानी से देखें, सीमा माने औकात। कहिएगा कि सर यह फलन जो है इसकी बाउंड्री इस फलन की यही है। अब देखिएगा, यह सीमा है। जैसे कि मान लीजिए यह मैं रेखा दूं, तो पहले एक और चीज नोटिस कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कोई पॉइंट P ले रहा हूँ, तो इस पॉइंट P पर पहले ये बताइएगा कि हम लोग कितने तरीका से जा सकते हैं फिलहाल। तो कहिएगा कि सर इस रास्ते P पर जाने के केवल और केवल 2 तरीका है। वो कैसे? या तो आप बाएं ओर से जाए P की ओर, माने इधर से जाए बाएं से, ध्यान दीजिएगा, या तो हम बाएं से P पर जाएं या हम लोग दाएं से P पर आए, दाएं से P पर आए। पहले नोटिस करिएगा, या तो हम लोग बाएं से P पर जाएं या दाएं से P पर आए। ये 2 तरीका है P पर जाने का, और कोई तरीका नहीं है। अब चलिए, और मैं कहूं कि 2 पर इस फंक्शन की लिमिट क्या है? लिमिट माने औकात क्या है? तब x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर मैं x बराबर 2 की बात करूं, कहूं कि x बराबर 2 पर इस लिमिट की औकात कितनी है? तो आप फटाक से कहिएगा सर औकात माने इसका माने ना, आप बात बता रहे हैं। तो x बराबर 2 पर फटाक से कहिएगा कि इसका लिमिट जो है, इसका औकात जो है सर 3 है। तो हो गया, ये लिमिट वही हो गई। कुछ इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, कोई कॉन्सेप्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लिमिट का तो शाब्दिक अर्थ होता है उसकी परिसीमा, उसकी औकात, उसकी मान। तो यहाँ पर फटाक से क्लियर हो गया। तो जब फंक्शन डिफाइंड हो तब लिमिट तो उसकी वही वैल्यू हो जाती है, ये इसकी लिमिट हो गई। तो कहिएगा कि सर x बराबर 2 पर यह 3 जो है यह लिमिट है। अच्छा, यदि लिमिट हो तुम तो ये भी तय है कि अब बताइएगा, यदि हम बाएं से जाएंगे, यदि लेफ्ट हैंड से जाएंगे तो वो ये आएगा, यदि हम लोग राइट ओर से आते हैं तब भी ये आएगा। तो यदि चूंकि दोनों ओर से आने पर यह आ रहा है, इसीलिए कहेंगे कि यह सर जो है ये लिमिट है। और मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ कि बाय द वे हम लोग बाएं से आए हैं और दाएं से आए तो ये रहे ही नहीं, तो आप कह दीजिएगा कि सर यह उसका लिमिट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ये ग्राफ ऐसा होता, सपोज कोई ग्राफ ऐसा होता, मान लीजिए ऐसे जा रहा है या फिर ये ऐसे आ रहा है, अब क्या कहिएगा इसी पॉइंट पर? अब इधर से हम लोग जा रहे हैं तो ये पॉइंट आ रहा है, इधर से आ रहा है तो ये पॉइंट आ रहा है, तो क्या कहिएगा? कहिएगा कि अरे सॉरी तब तो ये गड़बड़ है, ये तो ऐसे ही क्लियर है कि दोनों एक ही फंक्शन नहीं है। तो नहीं फंक्शन है मैंने, तब कहिएगा कि सर इसका न सीमा अस्तित्व में है
इस बिंदु पर और न इसका ही सीमा, माने इस फंक्शन की सीमा अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि अब सीमा माने बाउंड्री भैया। अब बाउंड्री ऐसा थोड़ा हो सकता है कि एक ही पॉइंट पर मेरा बाउंड्री, जैसे कि देखिए ये मेरे को दिख रहा होगा आप लोग को, देखिए ये इसकी बाउंड्री है। तो ये बाउंड्री मान लीजिए कि मैं इधर से जा रहे हैं तो ये हमारा बाउंड्री है, और उधर से आएंगे तो ऐसा थोड़ा होगा कि हमारा बाउंड्री है दूसरे हो जाएगा। और यदि दूसरे हो जाएगा तो कह दीजिएगा कि सर दैट इज नॉट बाउंड्री, कहिएगा कि सर वो सीमा आपका नहीं है। तो कुल मिला करके ये यहाँ से भी आपका ग्राफ क्लियर हो जाता है। देखिए हम लोग 2 की ओर जब देखिए बाएं से 0 1 2, जब बाएं से बढ़ रहा है 2 पर तभी 3 की वैल्यू आ रही है। चाहे हम लोग दाएं से भी मान लेकर 2 की ओर बढ़, देखिए ग्राफ से भी क्लियर हो जाता है कि इधर से जा रहा है तब भी हमारा बिंदु में पी आ जा रहा है, इधर से आ रहा है तब भी हमारा पी आ जा रहा है। तो कहिएगा कि सर यह जो है हमारा जो है 3 जो है लिमिट है। अब एक और चीज, यदि हम लोग किसी फंक्शन की ओर यानी ग्राफ पर यदि हम लोग बाएं से जाएं तब हमारा जो लिमिट निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, और यदि हम लोग दाएं से आए तब जो हमारा जो लिमिट निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। और हालांकि इस सीमा का हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, वास्तव में मैथमेटिकल और अलग अलग फंक्शन के लिए इसका ग्राफ क्या होता है, ये सब समझने के लिए, और सततता हमारा सीमा से कैसे रिलेटेड है, या किन किन बेस पर हम लोग बोल सकते हैं कि कोई फलन सतत है या कोई फलन सतत नहीं है, इसके लिए मैं आप लोग के लिए जो मेरा दूसरा वीडियो लेक्चर होगा वो बड़ा हेल्पफुल होगा, उसको आप लोग जरूर देखें। और वो जो होगा वीडियो तभी हेल्पफुल होगा जब आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखें। अब आप लोग के मन में एक और क्वेश्चन होगा कि सर जो आपने अनिर्धारित रूप बताया था उसका क्या रोलिंग है, तो बता देता हूं आप लोग का कि जो अनिर्धारित रूप है वो हमारी सीमा का महत्वपूर्ण ओरिजिन है, वो पूरी तरह से आधारित है हमारी सीमा उस अनिर्धारित रूप पर। तो इसीलिए मैं वो आप लोग को डिस्कस किया। तो सो आप लोग से बस यही इतना ही सब, और मैं आप लोग से यह डिस्कस करना चाहता हूं कि लगभग इस वीडियो लेक्चर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि आप लोग के लिए बहुत यूजफुल हो सके। और मैं सदैव ही चाह हूँ यही कि जो गरीब से गरीब बच्चे हैं, जहाँ तक एजुकेशन नहीं जा पा रही है, वो भी मेरे इस ज्ञान और नॉलेज के माध्यम से इन छोटी छोटी और बहुत ही गुणमयी और रहस्यमयी टॉपिक्स को आसानी से समझ पाएं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।